कि आप उनका वो नहीं है कॉपी अलग है पेपर अलग है, मतलब आपका क्वेश्चन और आंसर एक ही में है उसी कॉपी में, तो स्पेस उतना छूटा हो तो उतने में ही सब कुछ लिखना है। तो वहां पर आप कहेंगे क्वेश्चन के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे उसमें आता है कि 1857 की क्रांति के कारण लिखिए, और एक क्वेश्चन आता है क्या 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन का दोनों का बिल्कुल डिफरेंट नेचर है। क्वेश्चन तो अलग है नहीं, लेकिन नेचर अलग है। अब जैसे उसमें आपका 1857 की क्रांति के उन्होंने कारण पूछे हैं, तो वो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख सकते हो, मतलब पॉइंट बना करके पूरा आप लिख सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन का नेचर ये है। बट इस क्वेश्चन को आप यानी कि जो सेकंड वाला है इसको पॉइंट वाइज नहीं लिख पाएंगे। जैसे उसमें ये है कि 1857 की क्रांति यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, क्या 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इस कथन को स्पष्ट करें या इस पर अपने तर्क दें। तो इसमें यदि आपकी बहुत डीप स्टडी है फिर तो पॉइंट बना सकते हो, है ना, क्योंकि वो आपने के स्टार्टिंग से लिखेंगे कि 1857 की क्रांति में जो उसका यदि हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि भारत में एकजुट होकर के पहला जो देशवासियों के द्वारा युद्ध लड़ा गया था वो यानी कि 1857 की क्रांति था। इस बात का निम्न तथ्यों से पुष्टि होती है, तो वो फैक्ट आप यानी कि इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन ये कहना बहुत ज्यादा डीप स्टडी होगी तभी आप इस चीज को कर पाओगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना पड़ेगा, एक फ्लो में ही लिखना पड़ेगा। तो आप फ्लो में लिखेंगे तो ही उसका प्रॉपर आंसर आता है। ये मैंने कहा कि बहुत आपका डीप स्टडी होगी तो जाकर के उसके आप फैक्ट बना पाओगे या पॉइंट बना पाओगे। इसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का है उसमें आपका 3 पार्ट बना लीजिए, या 3 पार्ट वैसे होते ही हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास में लिखने के लिए वर्ड लिमिट सफिशिएंट है, यानी कि 200 शब्दों में आपको 11 मार्कर की क्वेश्चन लिखना है। तो इसमें एक आपका इफेक्टिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं, वो यानी कि स्टार्टिंग के 3-4 सेंटेंस यदि पढ़ लिए जाए तो उसमें एक झलक मिलनी चाहिए कि किस विषय पर चर्चा की जा रही है। उसके बाद उसका मिडिल पार्ट होता है कि जहां यानी कि क्वेश्चन का विस्तार किया जाता है, उसको फैक्ट वाइज लिखा जाता है, और लास्ट में जाकर के आपका जो होता है वो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए ये मैं इसलिए बोला लास्ट में जाकर के क्योंकि जो कॉपियां चेक करने वाले लोग होते हैं ना वो कहीं अलग से नहीं आते हैं। ये जीवाजी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर जाते हैं, आपको पता है कैसे कॉपियां चेक होती हैं, है ना। कुछ नहीं आ रहा बीच में गाने भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ये यानी कि स्कूल यानी कि घर से निकलते हैं यानी कि और यानी कि कॉलेज तक आपके एग्जाम देने की कहानी भी लिख दोगे तो भी उसमें नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम क्यों बर्बाद करें भाई जो कॉलेज में पढ़ाने के लिए उनके पास टाइम नहीं, तो कॉपी चेक करने के लिए तो होता है कि अपने निजी मामला है, कुछ भी चेक करो कुछ भी दो उसमें। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा नहीं कि ये मान के चले गए था उनके पास में बहुत ज्यादा टाइम देते हो। कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हो, ऊपर पढ़ा नीचे पढ़ा बीच में एक आध 2 पॉइंट लेके और नंबर देते हुए आगे बढ़ गए। तो ये ज्यादातर टीचर की टेंडेंसी होती है कॉपी चेक करते समय वो नीचे का पार्ट जरूर पढ़ लेता है, क्योंकि वही तो नंबर देना तो नीचे, तो वहां नजर जरूर पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो कंक्लूजन है ना वो थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कैसे बनेगा?
कंक्लूजन को कंक्लूड करने के लिए क्वेश्चन को, ये तो आप उसकी करंट में कोई चर्चा है या वो चीज करंट से रिलेटेड हो रही है, तो वहां पर यानी कि उस संदर्भ में बात करें, यानी कि आपका करंट से जोड़ते हुए अपने आंसर पे एंड करते हैं तो अच्छा हो सकता है। दूसरा आपका यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सजेशन से आपके पास में इंपॉर्टेंट, आपको लगता है कि ये बहुत यानी कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो उस सजेशन को आप यानी कि उसमें ऐड करते हुए अपने क्वेश्चन की एंडिंग कर सकते हैं। और या फिर ये रहता है कि आप यानी कि उसको प्रॉपर तरीके से एनालिटिक वे में लिख सकते हैं, यानी कि उसकी गुण दोष दोनों चीजों को बताते हुए तो फिर आपका उसका सजेशन आपका उसमें चला जाए, यानी कि एक रास्ता भी दिखाया, आपने दोनों पक्ष दिखा दिए और उसके बाद अपना एक रास्ता दिखा दिया। तो मतलब मेरा क्या है कहने का ये यहाँ पर कि कुछ ऐसा अलग से कुछ देखना चाहिए आपके आंसर में, वो यानी कि नीचे की आपकी 5-6 लाइनें होती हैं जो आप जिसमें कंक्लूड करते हैं आंसर, वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। बीच में मैंने कहा ना कि पार्ट का थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाता है तो वो चलेगा, क्योंकि वो पूरा ध्यान भी नहीं दे रहा, लेकिन ऊपर नीचे जरूर देख लिया जाता है। क्वेश्चन शुरू होता है तब पढ़ दिया उन्होंने और नीचे पढ़ लिया, बीच में चीज़ें देख ली। इस तरह तौर पर कॉपियाँ इस तरह से वहाँ चेक करने का पैटर्न है। फिर भी हमारा तो यही कहना है कि आप पूरे को अच्छा इफेक्टिव बनाएं, लेकिन मैंने कहा ना कि जब नहीं है आपके पास में चीज़ें तो फिर कम से कम ऐसे देखेंगे तो और नंबर अच्छे ले सकते हैं। और शुरू से लेकर के लास्ट तक आपने राइटिंग पर अपना फोकस जरूर रखें। हालांकि लास्ट में आते आते कुछ क्वेश्चन में राइटिंग थोड़ा सा बिगड़ जाता है, एक आध क्वेश्चन में हो सकता है बाद के 5-10 मिनट में, लेकिन आपका जो राइटिंग है ना वो भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, लिखा तो बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा बेचारा, है ना, और चश्मा पहले से लगा हुआ है और आपने इतना छोटा छोटा लिखा है कि उसका लेंस का नंबर ही बढ़ जाएगा। तो मतलब अच्छा बड़ा और सुंदर तरीके से लिखा है, आसानी से पढ़ लेगा, आसानी से पढ़ लेगा तो आसानी से नंबर भी दे देगा। अब वो ढूंढेगा आपके आंसर को क्या लिखा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है ना, बेचारा परेशान है, तो जितनी आप परेशानी दोगे उतना नंबर कम कर देगा। हालांकि इसका कहीं डायरेक्शन नहीं है कि अच्छी राइटिंग के अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना, लेकिन अच्छी चीज तो सबको अच्छी लगती है, समझे ना। तो वही मतलब है कि सजावट हर तरीके से होनी चाहिए, लिखावट के साथ भी सजावट होनी चाहिए और यानी कि आपके जो लिखा गया है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि मेंस को आपको क्वालिफाई करना है तो आप यानी कि लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू करो। लिखने की प्रैक्टिस से मतलब ये है कि आपको 2 चीजों पे काम करना है, एक तो एक अच्छा आंसर कैसे बनाया जाए और दूसरा अच्छी राइटिंग कैसे की जाए। राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग अच्छा आपका कैसे आए। अच्छी हैंड राइटिंग है तो उस पर आपको वर्क नहीं करना है, अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी नहीं है वो लोग अलग से पर डे 2-3 पेज सिर्फ यानी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखें कि हमारी राइटिंग अच्छी आनी चाहिए। स्लो लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइटिंग को अच्छा बनाने की कोशिश करें। जब राइटिंग आपका अच्छा बन जाए तो फिर स्पीड को आगे बढ़ाते हुए चले जाए। और जिसकी अच्छी राइटिंग है, जिसकी अच्छी स्पीड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है लेकिन तो आपको इस पर तो काम करना ही पड़ेगा कि राइटिंग स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बार राइटिंग खराब चल जाएगी, क्योंकि राइटिंग स्पीड नहीं होगी तो आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छी राइटिंग में आपने अच्छा लिखा है लेकिन आधा ही पेपर लिखा तो कोई मतलब का नहीं। राइटिंग आपकी खराब है लेकिन आपने पूरा पेपर सॉल्व किया है तो वो ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी तो आपको सभी चीज़ों पे काम करना है, वो तो फिर बात की बात है। अभी आपके पास टाइम है ना, तो अच्छा राइटिंग भी आप बता रहे हैं, अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए इस पर भी आप वर्क करें और आप अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी बना लें जो एग्जाम टाइम पर उसमें रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ये मेंस के टाइम तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस हो जाता है,
6 पेपर हो जाते हैं और हर पेपर में यूनिट वाइज भी दिया उन्होंने, तो वो आपको यानी कि अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लेना चाहिए, वो एग्जाम टाइम पर बहुत हेल्प करते हैं। और अभी तो यानी कि आपको क्या करना है कि जितने अच्छे आंसर आप लिख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एमपीपीएससी का हो, चाहे दुनिया में कोई भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम, चाहे वो 10th पास करने के लिए, चाहे 12th पास करने के लिए, या अच्छे मार्क्स लाने, कोई भी एग्जाम, मैं हर एग्जाम की बात करता हूँ, आपको कम से कम 60% सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। बड़ा ताज्जुब वाली बात है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आते ही हैं, जो आना ही है, वो सीधे सीधे ऐसे याद होना चाहिए कि साहब क्या बंदूक में गोली भरी हुई है, बस स्ट्रेट आना है। मतलब समझना मेरी बात को, इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत बच जाएगा और बहुत अच्छे आंसर लिख जाएंगे वहां पर। फिर उससे फायदा क्या होगा, जैसे आपका 60% आपको वो चीजें सब पेपर में जो आई हैं वो सारी याद थी, तो आपने अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में तुरंत लिख दी। फिर बकाया जो 40% होगा, तो वहां पर आप अच्छा सोच सकते हैं, टाइम आपने वहां से बचा लिया। कहां से बचा लिया? जो आपको बहुत अच्छा आता था, क्योंकि वो आपने जल्दी, जो चीज आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, जो चीजें आपको आती है वो आप जल्दी लिख लेते हैं, तुरंत लिख जाती हैं, तो वहां पर क्या वो टाइम आप बचा लो। तो बकाया जो 40% आपका बचा होगा ना, तो वहां पर आप सोच करके नई नई चीजों को उसमें वही पर अच्छा आंसर फ्रेमिंग कर सकते हैं। अब पूरा 100% का फ्रेमिंग वही बैठ के करोगे ना, तो फिर आपने एग्जाम से पहले क्या किया था? तो फिर तो वो हो गया था, यानी कि एकदम से याद आई, एग्जाम देने चले आए, तो उसी हिसाब से नंबर मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप जितना होमवर्क कर लोगे, जितने आप यानी कि टेस्ट लोगे, जितना आप टीचर से अपना कॉपी को चेक करवा लोगे अच्छी तरीके से, उतने आपके यानी कि गलतियां आप दूर कर लोगे, वहाँ कम से कम गलतियां करेंगे, अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन भी आपका हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप एक माइंड सेट हो जाए कि हमें पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है। 3 मार्कर को पहले करना है, या 5 मार्कर को पहले करना है, या 11 मार्कर को करना है, क्या हमारा सीक्वेंस होगा, या हमें स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ही करना है, क्योंकि ये आपको देखना है कि आप किसमें कंफर्ट है, किस तरीके से, है ना। सबकी अलग अलग प्लानिंग हो सकती है। और अच्छी बात है कि आप यानी कि आपको पूरा यानी कि कॉपी और पेपर का स्पेस वहाँ पर दिया होता है, उसी में भरना होता है, उसी में लिखना होता है। तो ये भी नहीं किताब आगे पीछे आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, तो जो चेक करने वाले वैल्यू के पास में कॉपी जाएगी, तो वो तो यानी कि उसी सीक्वेंस से जाएंगे सारे पेपर, उसमें क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं उसमें आपने आंसर लिखा है, नहीं लिखा तो छूटा हुआ होगा, आगे पढ़ जाएंगे। इस तरीके से आपका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई, और इन बातों के लिए आपको यानी कि बिल्कुल टाइम बर्बाद ना करें, आप जल्दी से जल्दी लुट जाएं और कल से ही लग जाएं, और नहीं तो आज से यहाँ से सुनने के बाद तुरंत करेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और कल से हमारे यहाँ क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं मेंस के लिए, तो उसमें आप यानी कि आकर के देखें, उसमें कुछ आपको बेनिफिट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जो काम समीक्षा इंस्टीट्यूट ने किया है आज तक मध्य प्रदेश में किसी भी इंस्टीट्यूट ने नहीं, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि वो मैंने किया है, वो सामने दिख रहा है, और लोगों ने नहीं किया है वो दिख रहा है। क्योंकि मेंस के आप जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नोट्स देखेंगे, तो उन्होंने क्या किया है कि एक कुलंदा बना के दिया आपको, है ना, और उसमें से फिर आप ढूंढते रहो। या यूं मैं कहूँ ना कि आप कहेंगे साहब मुझे पैंट शर्ट का कपड़ा दे दो, पैंट शर्ट बनवाना है, तो दूसरा पहुंचा है कि साहब मुझे तो कुर्ता पजामा बनवाना है, उसने कहा ऐसा मुझे हाफ शर्ट और पैंट बनवाना है, तो उनके पास में एक ही कपड़ा है, उसमें से आप जो बनवाना बनवाना। कहने का मतलब ये कि उनके पास में पूरा मैटर एक जैसा है, और उसके बाद आप उसमें 3 नंबर के छांटते रहो, 5 नंबर के छांटते रहो, और 11 नंबर के आप क्वेश्चन बनाते रहो। लेकिन जहां उनका काम खत्म हो जाता है, वहां से समीक्षा इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है
आप हमारी पूरे 37 यूनिट के पूरे लिखे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बाकायदा लिखे नोट्स बने हुए हैं। और हमने पहले स्टार्टिंग में यूनिट वाइज को लिखे टॉपिक में डिवाइड कर दिया है, उसमें टॉपिक दिए हैं बाकायदा यूनिट में, उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा। तो स्टार्टिंग में हमने उससे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है उस टॉपिक का, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये टॉपिक है किससे रिलेटेड और क्या क्या इसमें होता है। फिर बाकायदा हमने अदर क्वेश्चन वालों ने क्या किया है कि मैटर छोड़ करके जहाँ कंप्लीट होता है उसके बाद उन्होंने संभावित प्रश्न दे दिए कि 3 नंबर के ये प्रश्न बनेंगे, 5 नंबर के ये प्रश्न बनेंगे, 11 नंबर के ये बनेंगे, क्योंकि काम तो यहीं से शुरू होता है जहाँ उन्होंने खत्म कर दिया है, बाकायदा कॉपी पेस्ट चलता है। हमने क्या किया कि उनके आंसर लिखे हुए हैं 3 मार्कर के भी, 5 मार्कर के भी और 11 मार्कर के भी। ये बहुत टिपिकल काम है, क्योंकि आप यानी कि किसी भी क्वेश्चन का वर्ड लिमिट में आप आंसर लिख पाए, ये बहुत टिपिकल काम है। अदरवाइज पूरा मैटर दिया वहां से तो आपको बनाना है। हमने यानी कि मॉडल आंसर लिख करके दिए हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, आपके 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर। और ये आज तक मतलब इसमें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं किया, आप उठा के देख लेना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। 3 मार्कर के लिए तो मैंने बुक ही नहीं निकाल दी, हर बच्चे के लिए ऐसा हो इससे। लेकिन हमने जो अपने यहाँ नोट्स तैयार किए हैं वो यही पैटर्न है हमारा, जो आज तक मध्य प्रदेश में कोई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूरा एक फ्रेमिंग होती है और उस मॉडल आंसर को तैयार करने में बहुत एक्सपर्ट लोग एफर्ट्स होते हैं, वो लगते हैं, तब जाकर के वो बनता है। वो काम अभी तक किसी नहीं किया, वो समीक्षा इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में। तो यदि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, या कहीं बाहर रहते हैं या ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाते हैं, तो वो नहीं कि हमारे नोट्स लेकर के आप पूरा अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। सब कुछ हमने कर दिया है, बस आपको एक ही काम करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी, और जितना आप लिखिए उसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना वहाँ आसानी पड़ेगी। सारा कुछ काम हमने कर दिया है, आपको एक ही काम करना है, बस उसको तैयार कर लो अच्छी तरीके से और लिख करके प्रैक्टिस करो। और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, यदि आपने हमारे लिखे हुए प्रश्न को जैसा लिखा है मैंने वैसा आपने छाप दिया, 80% मार्क्स आएंगे, तो इस बात की 100% गारंटी। लेकिन मैंने कहा ना कि कर दिया तो, क्योंकि ऐसा संभव है ही नहीं है, क्योंकि 37 बुकलेट तैयार हो जाती है और एग्जाम टाइम पर इतना कंफ्यूजन होता है कि वहाँ 2 फैक्ट्री याद आ जाते हैं ना, थोड़ा खुशी होती है, अब आंसर तैयार हो जाएगा। यदि ये आपने कर लिया तो 100% हो जाएगा। सब कुछ मैंने कर दिया, बस सिर्फ एक ही आपको काम करना है, बस उसको याद करना है और लिखना है। याद करो, लिखो, तो देखो आप पहली बार में डिप्टी कलेक्टर बनेंगे 100%। लेकिन करना आसान नहीं है, ये कर लिया तो बड़ा आसान, तो 100% बनने वाले हैं। बकाया और बात में चर्चा हम क्लास में करेंगे।